नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज बात करने जा रहे नए टॉपिक के साथ। मैं अर्षद श्रीमाली, हमारे यूट्यूब चैनल एचआर मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे समक्ष उपस्थित है पाटन शहर के जाने माने एसटीआई काउंसलर मिस्टर महेश कुमार झाला सर, धारपुर मेडिकल हॉस्पिटल से सुरक्षा क्लिनिक से महेश कुमार झाला सर हमारे समक्ष उपस्थित है। कैसे हो सर? बस एकदम फाइन। तो आज हमारे दर्शकों को आप बताओगे एसटीआई के विषय में। तो दोस्तों, आज का विषय है एसटीआई के विषय में हमें संपूर्ण माहिती देंगे एमएस झाला सर। हाँ सर, आगे की बताइए। तो पहले तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमने पीपीटी बनाया है और पीपीटी में आरंभ से लेकर अंत तक सभी को मैंने समावेश कर दिया है। और थोड़ा आगे जाते हैं हम। पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम महेश कुमार झाला। मैंने MSW, LLB, DVHW, CNM और PhD रनिंग है मेरा। और धारपुर स्थित वहाँ GMRS मेडिकल कॉलेज है पाटन में, और धारपुर उसका सेंटर है। सुरक्षा क्लिनिक चामड़ी और गुप्त लोगों का क्लिनिक है। और वहाँ पर मैं पेशेंट को जो काउंसलिंग करते हैं वो करते जा रहा है। तो वो मेरी पोस्ट है, काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर। हम आगे जाते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि STI RTI का मीनिंग क्या है। तो अभी काफ़ी लोग नए हो गए, उनको मालूम नहीं होगा STI क्या है, RTI क्या है। तो हम सीधी सादी भाषा में बोले तो जो यौन रोग बोलते हैं, यौन संचारित जो संक्रमित होते हैं, उसे STI RTI कहते हैं। उसका हम डेफिनेशन परिभाषा में उसके परिभाषित में देखते हैं। तो ये पहली साइड में हम देखने जा रहे हैं। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो वो कैसे फैलता है? वो बीमारी है, वो गुप्त बीमारी बोलते हैं हम। तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और इन्फेक्शन बोलते हैं। वो कैसे फैलती है? तो खास करके STI ऐसे रोगों का समूह है कि जो एक इंसान में से दूसरे इंसान में असुरक्षित, जो अनसेफ बोलते हैं, असुरक्षित जातीय संबंध, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से STI का रोग फैलता है। जैसे कि HIV का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग बनाने से HIV फैलता है। इसी तरह संक्रमित व्यक्ति के साथ STI के संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से STI का रोग भी यौन संचारित होता है। दूसरी बात है, जैसे HIV में मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि माता को इन्फेक्शन है HIV का, तो बच्चे को भी इन्फेक्शन आता है। मगर उसका तकेदारी लिए उसके जो गाइडलाइन के मुताबिक डिलीवरी हो, इंस्टीट्यूशनल वो नेवरापेन टैबलेट लिया जाए तो HIV फैलता नहीं है, बच्चे में नहीं आता है। मगर वो रूट ऑफ ट्रांसमिशन में तो उसे हम रखते हैं कि माता से बच्चे में HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। तीसरी बात है कि HIV जैसे ब्लड ट्रांसमिशन भी फैलता है। जैसे कि संक्रमित व्यक्ति का ब्लड नॉन संक्रमित व्यक्ति को देने से दूसरे व्यक्ति में चेप हो जाता है। ये 3 कारण है HIV फैलने के। उसी तरह STI, HIV भी एक बड़ा STI है। STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD और STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो HIV ये इन्फेक्शन STI का ही है और उसे STI में इंक्लूड किया जाता है। मगर HIV बीमारी तेजी से फैल रही है और हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में HIV का फैलाव हो रहा है। तो HIV को अलग से प्रोजेक्ट के जरिए उसे सबको सलामत सेक्स करे और HIV से दूर रहे, HIV ग्रस्त व्यक्ति से नहीं, ऐसे सामाजिक, सोशल और फिजिकल जरिए लोगों को बताया जा रहा है। इसी तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो STI, तो वो भी ऐसे ही फैलता है असुरक्षित यौन संबंध रखने से।
और माता में है तो बच्चे में भी आ सकता है एसटीआई का इन्फेक्शन। किसी को ब्लड इन्फेक्शन हुआ है एचआईवी का एसटीआई का और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से भी एसटीआई हो सकता है। और तीसरा है नीडल पिक इंजरी। तो जो नीडल पिक इंजरी में इतना चांसेस नहीं है लगने का, लेकिन चांस तो है। तो ये 4 कारण हैं, वो चारों कारणों में एसटीआई फैल सकता है। दूसरा है आरटीआई। तो आरटीआई का हम मीनिंग लेते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे कि हम प्रजनन क्षमता होती है, तो एसटीआई होने की वजह से वो प्रजनन जो कार्य होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन उसे कहा जाता है। वो कैसे होता है? तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन पर्सनल हाइजीन न होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ होते हैं, तो उसकी वजह से भी आरटीआई का इन्फेक्शन लग सकता है। जो ऑपरेशन के या डिलीवरी के साधन होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो प्रॉपर प्रिकॉशन न होने से भी एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में एसटीआई आरटीआई लग सकता है। और वो हम आगे भी बता चुके हैं कि एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो आरटीआई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही है। वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। वो भी असुरक्षित जातीय संबंध से लगता है। तो खास तौर पर हम एसटीआई आरटीआई की समझ सबको होगी और होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये मेरा वीडियो वायरल करो और सबको बताओ कि एसटीआई क्या है, आरटीआई क्या है, उसको कैसे रोका जाए और उसका प्रोजेक्ट क्या चल रहा है। गवर्नमेंट क्या क्या उसे निदान देती है, डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट होती है, वो कहाँ मिलती है, वो सब इस लेक्चर में बताने जा रहे हैं। अब आगे की स्लाइड, तीसरे नंबर की स्लाइड है, वो देखते हैं कि एसटीआई कैसे फैलता है। तो एसटीआई जातीय रोगों संक्रमण से फैलता है। और इसके आगे की स्लाइड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उसे एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं तो उसे एसटीआई कहा जाता है। इन्फेक्शन और डिसीज में फर्क होता है। इन्फेक्शन लगता है और बाद में डिसीज कन्वर्ट होता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन तो आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन उसका शॉर्ट फॉर्म है आरटीआई। आगे देखते हैं एसटीडी, एसटीआई, आरटीआई ये उपचारात्मक है, यानी कि उसका निदान किया जाता है और उसको ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। सिवाय एचआईवी, हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, ये 3 बीमारी एसटीआई की ऐसी है जिसका निदान होता है, लेकिन सारवार करने से वो आदमी लंबी उम्र तक जी सकता है मगर उससे नाबूद नहीं कर सकते, यानी कि उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन समय से निदान यानी कि डायग्नोस किया जाता है और समय से सारवार की जाती है तो उसका भी सारवार हो सकती है। मगर विलंब किया जाए और निष्फलता हो तो उसका क्या परिणाम होता है उसका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को एसटीआई है और शर्म और संकोच के कारण किसी को बता नहीं रहा है, वो अंदर अंदर घबरा रहा है, संकोच अनुभव रहा है, तो उससे क्या होगा, वो बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी और दूसरे को भी वो स्प्रेड करेगा। जैसे कि उसका पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, ऐसे बोलते हैं कि उसकी पत्नी है या पत्नी है तो उसका पति है या कोई ऐसा रिलेशन रखता है बाहर का, तो दूसरे को भी सेक्सुअली पार्टनर बोला जाता है, तो उनको भी वो स्प्रेड करता है। दूसरी बात, क्या क्या निष्फलता होने से क्या होता है, तो पहले तो उसका वो प्रजनन शक्ति है वो खो देता है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने की वो शक्ति है वो उसे खो देता है, क्योंकि एसटीआई का समय से और समय के पहले सारवार लेनी जरूरी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जो किसी लेडी हो और उसको एसटीआई का प्रॉब्लम हुआ, तो एसटीआई प्रॉब्लम की वजह से उसकी जो प्रेगनेंसी रहती है वो गर्भ में होनी चाहिए, लेकिन वो प्रेगनेंसी नली में हो जाती है, जो एक्टोपिक नली बोलती है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से वो गर्भ बड़ा होता है, प्रेगनेंसी बड़ी होती है, वैसे वो नली फट भी सकती है और इंसान यानी कि औरत को मृत्यु भी हो सकता है। तो ऐसे समय में एसटीआई का पहले जांच होगी, फिर बाद में उसकी ट्रीटमेंट होगी। दूसरा है नवजात शिशु, जैसे कि वो प्रेगनेंसी हुई चलो, मगर शिशु को भी इन्फेक्शन लग सकता है। जैसे कि शिशु का जन्म होता है तो उसे खोड़ खापड़ बोलते हैं, वो हैंडीकैप आता है,
पोलियोग्रस्त जैसे बोलते हैं, वो हैंडीकैप हो जाता है। फिर बाद में उसको माइंड तक उसका जो न्यूरोलॉजिस्ट तक उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मंदबुद्धि का भी हो सकता है, या पागल बोलते हैं ऐसा बन जाता है। दूसरा, उसको आँखों में जो इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, छोटे बच्चे को जन्म के दौरान, तो उसको अंधापन भी हो सकता है या विजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, STI के कुछ संजोगों में दर्दी को या पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है, और अकाल यानी कि अचानक मृत्यु भी हो सकती है, जैसी परिस्थिति आ सकती है। तो इसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा। हम इंडिया की परिस्थिति देखें, हमारे भारत की परिस्थिति देखें, तो 4 से 6% STD के दर्दी अभी है, वो सर्वे बोलता है। आगे की स्लाइड हम 5वें नंबर की स्लाइड देखते हैं। STD यानी STI, RTI, ये तीनों की वजह से HIV का कितना रिस्क है। HIV एड्स भी STI का एक पार्ट है, मगर STI में HIV का क्या रोल है, HIV लगने में STI का क्या रोल है, वो भी जानना पड़ेगा। तो STI, STD और STI, RTI, ये तीनों के वजह से दर्दी को HIV एड्स का संक्रमण लगने की शक्यता सामान्य व्यक्ति से ऐसे STI ग्रस्त व्यक्ति को 10 गुना ज्यादा होती है। 10 गुना यानी कि 10% नहीं, 10 गुना, 10 टाइम ज्यादा होती है। जैसे कि हम उदाहरण के जरिए बताएं कि जैसे वो कोई आग लगी है और इसमें पेट्रोल डाला जाए तो क्या होता है, ज्यादा आग लगती है। ऐसे ही STI, RTI का इन्फेक्शन है, चाहे अल्सर हुआ है, पेशाब में से मवाद निकलता है और किसी को खुजली होती है, ये STI के लक्षण है। ऐसे में वो संक्रमित HIV संक्रमित व्यक्ति से संबंध रखेगा तो उसको STI के कारण HIV लगने का खतरा 10 गुना ज्यादा हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल का काम कर रहा है STI। आगे देखते हैं इसी स्लाइड में, HIV एड्स का संक्रमण वाले व्यक्ति को तकवादी चेप, STI, RTI ये सब ज्यादा लग सकते हैं। कैसे कोई HIV व्यक्ति है और उसको HIV का एड्स का संक्रमण है और वो सबके साथ संबंध रखता है, असुरक्षित यानी कि अनसेफ सेक्स करता है, तो उसको तकवादी चेप बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यानी कि STI में, RTI और STD ये सब का इन्फेक्शन जल्द से लग जाता है, कि ज्यादा STI का चेप लग सकता है। यानी कि HIV और STI दोनों का मेल है, कोऑर्डिनेशन है, तो दोनों को समझने की जरूरत है। STI वाले को HIV जल्दी से लगता है और HIV वाले को STI जल्दी से लगता है, अतिरिक्त STI। आगे की स्लाइड में देखते हैं 6 नंबर की, सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट। हमने ये बताया STI क्या है, RTI क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, लेकिन उसको मैनेजमेंट करना जरूरी है, यानी कि मैनेज सिंड्रोम। जैसे कि STI के सिंड्रोम ज्यादा होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, किसी को सिंड्रोम भी नहीं होता मगर STI हो सकता है। तो ऐसे भी हम देखते हैं कि STI का सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट सब दर्दियों को मुफ्त में काउंसलिंग और दवाई का खर्च पूरा करते हैं। कौन करते हैं, तो नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट की, वो सबको STI को मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि उसकी सारवार और डायग्नोसिस करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वो नज़दीकी दवाखाना में जाकर वो फ्री में वो सारवार ले सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है। तो वो किस तरह का मैनेजमेंट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो STI केयर एंड सर्विस, STI केयर एंड सर्विसेज सभी जिले स्तर के हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जैसे कि हमारे पाटन में मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज के जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें STI, RTI सर्विसेज का सेंटर अवेलेबल है। हमारे यहाँ सभी जगह जो स्किन और बीडी बोलते हैं, चामड़ी और गुप्त रोगों का इलाज कराने का OPD, वहाँ पर STI, RTI का काउंसलर को बिठाया जाता है और STI, RTI की सेवाएं मिल सकती है बिना मूल्य, यानी कि मुफ्त में। प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के जरिए जितनी NGO है जो हॉस्पिटल बनाती है, हॉस्पिटल चलाती है, वहाँ पर भी STI, RTI की सर्विसेज फ्री में नाको द्वारा चलाई जाती है। और PSC तक, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पेटा आरोग्य केंद्र है, वहाँ तक भी STI, RTI का सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट के जरिए ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किया जा सकता है और किया जा रहा है। आगे की स्लाइड है 7वें नंबर की, वो देखते हैं। ये STRTA सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट की स्लाइड है। वो आप नाको की एप्लीकेशन बनाई है, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी। इसमें सब पोस्ट रखी हुई है, सभी की जानकारी है, प्रश्नावली है, जो भी चाहे आप तो फ़ोन भी कर सकते हैं, उसका टोल फ्री नंबर भी रखा हुआ है। तो STRTA सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें क्या है, सभी सिंड्रोम रहते हैं, जैसे कि पेशाब में से मवाद निकलता है, वाइट डिस्चार्ज होता है योनि में से, या तो किसी को अल्सर हुआ है। अल्सर में 2 प्रकार का होता है, हर्पेटिक अल्सर है जो हर्पिस वायरस की वजह से होता है, तो हर्पेटिक अल्सर बोलते हैं, तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और नॉन हर्पेटिक यानी कि सिंपल नॉन हर्पेटिक अल्सर है, तो उसका इलाज अलग तरीके से किया जाता है। किसी को लोअर एब्डोमिनल का सिंड्रोम है, यानी कि औरतों को जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, जो सफ़ेद मवाद निकलता है, उसकी वजह से उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे यूट्रस तक चला जाता है और यूट्रस की जो दीवारें होती है उसमें वो इन्फेक्शन लग जाता है। इसकी वजह से दीवार की कठिनता हो जाती है और सख्त पेन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसे बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन का सिंड्रोम। वो सिंड्रोम कभी कभी PID नाम की बीमारी कन्वर्ट में हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन। दूसरा है इंग्वाइनल विवो, जो जांघें होती है उसके मूल में लसिका ग्रंथि का सूजन आ जाता है। उसका वजह ये होता है कि जो पेशाब में से जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, जो काफ़ी मैल में होता है यूरेथ्रल डिस्चार्ज, तो वो उसका ट्रीटमेंट समय से नहीं होने की वजह से उसका वो नली के मार्फत वो लसिका ग्रंथि में उसका इफेक्ट हो सकता है और इसे बोलते हैं इंग्वाइनल विवो। और दूसरा है वो सिफिलिस का वो ट्रीटमेंट कर देता है, जैसे कि सिफिलिस यानी कि RPR नाम का TPHA कन्फर्म टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो दर्दी को हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। और पेनिसिलिन इंजेक्शन ऐसा है कि टेस्ट डोज करने के बाद ही दिया जाता है। अगर टेस्ट डोज में पॉजिटिव आता है यानी कि उसको इंजेक्शन नहीं दिया जाता, तो टेस्ट डोज के पॉजिटिव होने की वजह से उसको डॉक्सीसाइक्लिन नाम की दवाई देते हैं। ये सब है सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट की दवाई है। इसमें किट 1 दी जा रही है, ग्रे कलर की किट 1 है, उसमें एजिथ्रोमाइसिन और सेफिक्साइन का सम्मिलन किया हुआ है और वो लेने से यूरेथ्रल डिस्चार्ज में उसका जो लक्षण होता है उसमें दिया जा सकता है। और सर्वाइकल डिस्चार्ज बोलते हैं, वो स्त्रियों में सर्विक्स में से जो डिस्चार्ज निकलता है उसको भी किट 1 देने से उसका ठीक होता है। दूसरा है पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग, वो भी एक सिंड्रोम ऐसा है जो मेल में होता है, जो स्क्रोटल बोलते हैं, वृषण कोथली बोलते हैं उसे, और वृषण कोथली में सूजन आ जाती है तो उसे पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग कहा जाता है। उसको भी किट 1 देने से ठीक होता है। और वजाइनल डिस्चार्ज वो बहुत कॉमन बीमारी है औरतों में। वो कभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी वाइट डिस्चार्ज होता है, बाद में भी डिस्चार्ज होता है, तो उसे वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। उसमें नेचुरली भी होता है और डिस्चार्ज क्वांटिटी, कलर और वो सब देखकर उसका निदान किया जा सकता है कि कौन से डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बर्निंग यानी कि जो ज़्यादा बोलते हैं बंस होता है। दूसरा है जेनेटल कंप्लेंट सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि सेक्स करते वक्त पेनफुल होता है, तो उसका भी वो लक्षण है। लो बैक यानी कि कमर का दुखावा, लोअर एब्डोमिनल पेन। जेनेटल अल्सर, पेशाब में चांदी हो जाती है, उसका बोलते हैं अल्सर। कभी कभी वो अल्सर पेनफुल होता है और कभी पेनफुल नहीं होता, मगर अल्सर होता है तो उसको निदान डॉक्टर करते हैं कि हर्पेटिक है या नॉन हर्पेटिक है, और उसके बाद ही उसका सारवार निश्चित होता है। उसके बाद की स्लाइड है ये सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना है वो आपको समझाना जरूरी है। तो एजुकेट एंड काउंसिल क्लाइंट्स, तो सभी क्लाइंट को एजुकेट और काउंसिल करना जरूरी है। कैसे कि सेक्सुअल पार्टनर, जो STRTA में सेक्सुअल पार्टनर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सेक्सुअल पार्टनर में एक पार्टनर को सारवार देते और दूसरे पार्टनर को नहीं देते तो क्या होता है, बाद में रिकरेंट हिस्ट्री हो जाता है। जैसे वो आदमी या औरत हमारे पास से दवाई लेकर जाती है और बाद में वो फिर से अपने पार्टनर से सेक्स कराती है बिना कंडोम यानी कि असुरक्षित, तो फिर से वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी कि इन्फेक्शन रिपीट हो जाता है, उसे री इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसको हमें प्रॉपर काउंसिल करना जरूरी है कि आपको सेक्सुअल रिलेशन
रखना नहीं। अगर सेक्सुअल रिलेशन के बिना नहीं रह सकते हो तो कंडोम का इस्तेमाल करना ही करना है, वरना फिर से आपको STI का चेक होगा, बार बार चेक होगा, तो उसकी दवाएं आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी और कभी कभी दवाई का रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो बाद में वो रिकरेंट हिस्ट्री बाद में फिर से बड़ा हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है, तो उसका पालन करना बहुत जरूरी है। सेफर सेक्स की प्रैक्टिस उसको दिखाना पड़ता है। सेफर सेक्स यानी कि सेफ सेक्स बोलते हैं, अभेदन सेक्स बोलते हैं, जैसे आलिंगन करना, किस करना, स्पर्श करना, वो सेक्स का ही एक पार्ट है, मगर भेदन सेक्स करने की हम मनाही करते हैं। अगर करना है तो कंडोम का ही इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरा है ट्रीट पार्टनर्स, और पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देनी है। अगर कोई औरत दवाई लेने आई तो उसको हम उसके पार्टनर को भी बुलाएंगे, अगर वो पार्टनर नहीं आता तो उसको पार्टनर की दवाई भी हम उसके मुताबिक दे सकते हैं। दूसरा है एडवाइस सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, यानी कि एडवाइस देते हैं, संभोग करने से कुछ दिन ठहरो। कंडोम यूज ड्यूरिंग द कोर्स ट्रीटमेंट, यानी कि कोर्स चल रहा है दवाई का, तब तक कंडोम का इस्तेमाल करो या सेक्स से दूर रहो। ये 2 सलाह खास देनी पड़ती है ट्रीटमेंट के दौरान। बाद में प्रोवाइड कंडोम, उसको कंडोम भी फ्री में देते हैं। सोशल मार्केटिंग का कंडोम भी आता है, जो किसी को गवर्नमेंट का कंडोम नहीं इस्तेमाल करना है तो उसको हम सोशल मार्केटिंग करते हैं, यानी कि कम पैसे वाला कंडोम का वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और वो डॉटेड भी आता है, फ्लेवर भी आता है, उसको अच्छा पिक्चर चाहिए तो वो भी उसमें आता है। यह सोशल मार्केटिंग का कंडोम है। बाद में करेक्ट और कंस्टिट्यूएंट यूज, यानी कि वो कंडोम एक बार यूज करने से STI रोक नहीं सकता। जितनी बार सेक्स करना है उतनी बार कंडोम को यूज करना है, क्योंकि सेक्स एक बार करने से, दूसरी बार करने से, तीसरी बार करने से और बार बार करने से कंडोम का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कंडोम एक बार ही नहीं इस्तेमाल किया तो फिर से STI का चेक हो सकता है। फिर बाद में पेशेंट आएगा और हमें कहेगा सब मैं तो कंडोम का इस्तेमाल हर बार करता हूँ मगर एक ही बार नहीं किया था, बस तो वो उसका लग गया। तो बार बार कंडोम का इस्तेमाल करना है, और कंडोम ही उसका एक सेफ सिक्योरिटी है। प्रोवाइड कंडोम, फ्री में कंडोम देते। रिफर टू ऑल पेशेंट ICTC, तो ICTC क्या है उसमें भी आपको सीखना मिलेगा कि जितने भी STI है उनको HIV का खतरा लगने का संभावना 10 गुना ज़्यादा है, और जितने STI है उसको HIV का खतरा ज़्यादा है। इसी तरह HIV है लेकिन उसको मालूम नहीं है तो उसको STI HIV की वजह से हुआ है वो भी हम गेस करते हैं, तो उसको पहले से टेस्ट करवाने के लिए हम रिफर करते हैं। कहाँ पर? तो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, सभी अस्पताल में होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि ICTC। वहाँ पर काउंसलिंग होता है और बाद में टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद में भी काउंसलिंग होता है, उससे पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। जो टेस्टिंग के दौरान वो कुछ बता रहा है कि मेरे ऐसे ऐसे संबंध है, तो उसको हम विंडो पीरियड में भी रख सकते हैं, यानी कि 3 महीने बाद फिर से टेस्ट करवाने के लिए हम उसको बुलाते हैं। वो रहा ICTC का कंसेप्ट है, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग, प्री टेस्ट काउंसलिंग, और बाद में रिपीट बुलाते हैं, उसे फॉलोअप काउंसलिंग बोलते हैं। और फॉलोअप ये सभी बीमारी का नाम लिया, सभी किट है, 1 नंबर किट है, 2 नंबर की किट है, 6 नंबर है, 7 नंबर, ये सभी किट डायग्नोस किए जा रही है। उसको डायग्नोस किसके आधार पे उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो ट्रीटमेंट कोई भी मेडिकल ऑफिसर MBBS दे सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि स्किन का स्पेशलिस्ट ही उसे ट्रीटमेंट लिख सकता है, कोई भी मेडिकल ऑफिसर, MBBS मेडिकल ऑफिसर ये ट्रीटमेंट लिख सकता है। पेटा आरोग्य केंद्र बोलते हैं PSC, वहाँ भी इसकी ट्रीटमेंट की वो चार्ट लगाया हुआ है, वहाँ भी ट्रीटमेंट दी जा रही है। आगे है इसी स्लाइड में फॉलोअप कैसे, तो 7 डेज फॉलोअप होता है ऑल STI का, सभी STI का 7 डेज फॉलोअप करते हैं, मगर जो लोअर एब्डोमिनल पेन है उसको 3 बार फॉलोअप में बुलाते हैं, और जो इंग्वाइनल वीबो है उसको भी 3 बार फॉलोअप में बुलाते हैं। इसी तरह इंग्वाइनल वीबो में भी ज़्यादा ट्रीटमेंट चलती है, और सभी रोगों में एक ट्रीटमेंट में हो सकता है। दूसरा है इफ सिंड्रोम्स पेरिसिस्ट, रेफरल, डी इन्फेक्शन न हो इसकी वजह से हमें रेफरल करना खास जरूरी है, और कंसीडर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। और आगे की स्लाइड 8 नंबर की स्लाइड, और उसकी सारवार क्या है और उपाय क्या है, यानी कि उसका क्या कर सकते हैं कि STI हमें लग ना सके, और लग जाए तो हमें उपाय क्या करना है। तो पहले तो हमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मासिक दौरान योग्य शारीरिक सफाई, यानी कि फिजिकल
जो बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, वो करनी बहुत जरूरी है। वो फिजिकल हाइजीन के अभाव से भी एसटीआई का संक्रमण ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा है सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं तो उस समय निरोध का इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि निरोध का इस्तेमाल करने से सेक्सुअल यानी कि एसटीआई का चेप एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता। तीसरा है प्रसूति के दौरान यानी कि डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी उसके दौरान जो यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट वो या कोई वस्त्र इंस्ट्रूमेंट को उसको साफ करना जरूरी है, यानी कि डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी का इंफेक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट दूसरे में इस्तेमाल किया तो भी उसको इंफेक्शन लग सकता है। चौथी बात है संक्रमित रोगों में साथीदार की भी सारवार करनी जरूरी है। मैंने बताया पार्टनर ट्रीटमेंट बोलते हैं उसे, यानी कि यौन साथीदार सेक्सुअल पार्टनर की भी सारवार करानी आवश्यक है। पांचवा है जातीय रोग से अनफिटलिटी हो सकती है, जैसे कि वाजियापन बोलते हैं, तो उसको भी हमें जातीय रोग कंट्रोल में करना जरूरी है। आखिर में ये लिखा है छोड़ो शर्म तोड़ो भरम, जातीय रोगों की सारवार लेने में कहाँ शर्म, यानी कि शर्म और संकोच से जातीय रोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको तोड़ना है। शर्म को भी छोड़ दो और भ्रम है जो भ्रांति है उसको भी तोड़ दो, और रोगों की सारवार लेने में कुछ शर्म रखने की नहीं है। ये वाक्य बहुत ज्यादा कुछ कह सकता है। आगे की 9 नंबर की स्लाइड है, सभी रोगों की शॉर्ट फॉर्म बताया हुआ है, वो मैं आपको सबका नहीं बोल सकता जी, लेकिन इसमें जो स्लाइड में आया LAP जो 4 नंबर का है, लोअर एब्डोमिनल पेन, CD यानी कि सर्वाइकल डिस्चार्ज, जैसे VD मैंने बोला तो वजाइनल डिस्चार्ज, जैसे IV बोला तो इन्वाइनल बीबो। पार्टनर ट्रीटमेंट को शॉर्ट में PD बोलते हैं, और पार्टनर ट्रीटमेंट में प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी आती है, उसे भी PD बोलते हैं। और रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है। वो रेगुलर मेडिकल चेकअप में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ऐसे सेक्सुअल रिलेशन के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं या उसका ये शौक हो गया है तो उसे छोड़ नहीं सकता, उसका आदत हो गया है, ऐसे कौन कौन होते हैं? तो सेक्सुअल रिलेशन करवाने के लिए FSW बोलते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर और कॉमर्शियल सेक्स वर्कर, तो उनको रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना ही चाहिए, क्योंकि STI का रोग ज्यादा बढ़ सकता है जो चेकअप नहीं करवाया तो। और MSM मेल हैविंग विद सेक्स विद मेल, तो जो मेल और मेल का रिलेशन है पुरुष से पुरुष का, तो उसमें भी STI का ज्यादा संक्रमण होता है, तो उनको भी रेगुलर मेडिकल चेकअप नजदीक के अस्पताल में करवाना पड़ेगा। और जो उसके साथ कस्टमर है, जैसे कि कोई ट्रकर है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई डायमंड वर्कर है, कोई ब्रिज पॉपुलेशन में आते हैं, जैसे कि हॉस्टल का कोई ग्रुप है, कोई ID ड्रग्स यूजर है, ये सब उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसको भी रेगुलर मेडिकल चेकअप में समावेश किया करते हैं। और RPR बोलते हैं, जो मैंने बार बार बोला कि STI में HIV का टेस्ट किया जाता है, RPR का टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस का HPSHG का टेस्ट किया जाता है। तो RPR क्या है? तो RPR रैपिड प्लाज्मा रीजन, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिफिलिस स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस का टेस्ट है। सिफिलिस वो जातीय बीमारी का नाम है, उसमें आगे हम बताएंगे, उसका वो पिक्चर भी है, वो भी आप देखेंगे कैसे कैसे रोग होते हैं, कैसे कैसे सिम्टम होते हैं। आगे की स्लाइड है 10 नंबर की, रोगों के नाम है, जैसे कि सेंक्रोइड, गोनोरिया, कैंडिडियासिस, ग्रेन्युलोम इन्वाइडल, सेप्टिक स्केबीज, थायरस स्केबीज, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, हर्पीस, जेनिटलिस, ट्राइकोमोनासिस, लिम्फोग्रेनेमिया वेरिडियम, LGV बोलते हैं उसे, मोलेस्कम कंटेजियम, नॉन गोनोकोकस यूरेथ्राइटिस, कैंडिलोमा एक्यूमिनेटो, और लास्ट में एड्स भी लिखा है, वो भी जातीय रोग है। तो ये सब जातीय रोगों के नाम है। वो क्या रोग में क्या लक्षण होता है वो भी बताया है, वो भी आप स्लाइड शो में देख सकते हैं कि मोलेस्कम कंटेजियम में क्या होता है। तो मोती जैसी नानी नानी बारीक खोली होते हैं, जो अल्सर बोलते हैं, तो उसे सब वाइट कलर में बीच में एक हॉल होता है, मोती जैसा लगता है, तो उसे मोलेस्कम पक्स वायरस से होती है, तो उसे मोलेस्कम कंटेजियस कहा जाता है। उसका समय दरा है ड्यूरेशन है 1 से 2 वीक का है।
गोनोरिया, गोनोरिया नाम की बीमारी जो पेनिस से उसमें पेन होता है, तकलीफ निकलती है, पेनिस में से मवाद निकलता है जो इसे बोलते हैं परू निकलना। स्त्रियों में भी वो गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस पेड़ों में दुखावा बोलते हैं, जो लोअर एब्डोमिनल पेन, जो पेट के एब्डोमिनल के नीचे का दुखावा उसे लोअर एब्डोमिनल बोलते हैं और बहुत सही पीड़ा के साथ होता है। और आगे का है सारवार न होने से क्या होता है तो बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता और बच्चा मृत भी हो सकता है। बच्चे को कभी कभी आँख की बीमारी आती है, बच्चे अपाहिज होते हैं, ये सब गोनोरिया की वजह से हो सकता है। सेप्टिक स्कैबिज बोलते हैं, वो सेप्टिक स्कैबिज गुप्तांग की खस बोलते हैं, जो खस की बीमारी होती है स्कैबिज वो गुप्त भाग में होती है तो उसे सेप्टिक स्कैबिज यानी कि गुप्त भाग की खस हो जाती है वो भी। और हर्पिस जेनिटलिस वो उसका जो अल्सर होता है, चांदा बोलते हैं उसे, वो बहुत पीड़ादायक होता है हर्पिस का, और खुजली आती है और सफ़ेद और जामुनी कलर रंग का खुजली हो सकती है। उसका वायरस का नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स होमिनिम, वो 3 से 6 दिन का उसका ड्यूरेशन है। ग्रैन्युलोमा इंक्वाइनल वो भी एक बैक्टीरियल ग्रोथ वजह से होता है, वो भी एक अल्सर होता है और नरम अल्सर होता है, वो चांदा बोलते हैं, वो टच करने से लोई निकलता है, उसका वो डॉक्टर डायग्नोस करेगा, बाद में मालूम होगा कौन सा अल्सर उसे है, हेपेटिक या ग्रैन्युलोमा। लिम्फो इंग्विनला वेनेरियम, मैंने बोला आईवी, जांग यानी कि जांग के मूल में पीड़ाजनक सूजा आता है सूजन, वो सारवार से भी कंप्लीट हो सकता है और सारवार न होने से वो ज़्यादा और गंभीर खतरा हो सकता है। प्राथमिक सिफिलिस के भी स्टेप है, तो प्राइमरी सिफिलिस होते हैं वो एक नॉर्मल अल्सर होता है, पहले पेनफुल नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे वो पेनफुल भी हो सकता है। ट्रेपोनिमा पैलेडियम नाम का जो वायरस होता है उससे सिफिलिस होता है, 9 से 9 दिन तक उसका ड्यूरेशन है। दूसरे तबक्का यानी कि सेकेंडरी सिफिलिस, वो गुलाबी और लाल रंग का चाठा फुल्ली होती है, कॉन्डेलिमा लाटा नाम का उसका वायरस इन्फेक्शन है। सैंक्रोइड, एक से ज़्यादा पीड़ादायक अल्सर होते हैं, वो नरम होते हैं और टच करने से लोई निकलता है और जांघ के मूल में दुखावा हो सकता है और सूजन हो सकती है, तो हीमोफिलिस ड्यूरिक्री नाम की उसकी वायरस की नाम है। और एसिम्प्टोमेटिक तो वो बहुत ज़्यादा है, जैसे हम टाइटैनिक देखते हैं, पिक्चर देखा है सबने, फिल्म मूवी, तो टाइटैनिक में क्या है, जो हिमशिला है वो बाहर कम दिखाई दे रही है लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से टाइटैनिक नाम का जहाज था वो पानी में जो हिमशिला थी उसको टकरा गया और विनाश हो गया। इसी तरह एसटीआई ऐसा है कि अभी दिख रहा है कम, ये दिख रहा है कम मगर उसका सुपी जो होता है वो ज़्यादा है, जो बाहर नहीं आता, तो वो उससे बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि शरीर में कोई भी लक्षण नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होने की वजह से आदमी या औरत दूसरे को ज़्यादा एसटीआई का चेप लगा रहे हैं और लोग एसटीआई एसिम्प्टोमेटिक की वजह से अस्पताल तक आते भी नहीं है और वो दूसरे को चेप लगा सकते हैं। मगर जो एक पार्टनर को इन्फेक्शन है तो दूसरे पार्टनर की स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा कि उसको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है। जैसा कि मैंने आरपीआर बोला, जो आरपीआर का टेस्ट है वो करने से इन्फेक्शन नहीं है शरीर में फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब उनको इन्फेक्शन का सिम्टम अभी तक नहीं है, आने वाले समय में आ जाएगा, मगर पहले से हम सारवार देंगे तो वो सिम्टम में परिवर्तित नहीं होने देंगे और उसको क्योर हो जाएगी। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जैसे मैंने बोला वो बर्फ की हिमशिला होती है, आइसबर्ग, वैसे एचआईवी का और एसटीआई का भी दिखता कम है और इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो लक्षण विहीन इन्फेक्शन बोलते हैं, इसका कोई सिम्टम्स नहीं दिखता। तो जातीय रोग के हर एक दर्दी और उनके साथीदार और सगर्भा महिला होती है वुमन एंटीनेटल केयर, इन सभी का एसटीआई मतलब आरपीआर का टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है। आरपीआर
टेस्ट कराने से मालूम होगा कि उसको एसटीआई का इन्फेक्शन संक्रमण है या नहीं है। और बाद में एचआईवी की भी जांच करानी जरूरी है, उसकी पूरी जानकारी देनी जरूरी है। काउंसलिंग के बाद उसको टेस्ट कराना पड़ता है, और टेस्ट कराने के लिए आईसीटीसी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्ट सेंटर होता है, वहाँ पर उसको रिफर किया जाता है। वहाँ पर भी ऐसे ही काउंसलर बैठे हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, प्री टेस्ट काउंसलिंग बोलते हैं, उसको समझाते हैं, पूछते हैं और उसको बोलने का मौका देते हैं, और बाद में उसे कंसल्ट लेकर उसको जातीय रोग की ट्रीटमेंट का आरपीआई टेस्ट करवाते हैं, और एचआईवी का भी साथ में टेस्ट करवाते हैं। दूसरे संलग्न टेस्ट होते हैं जैसे HbSAg है, वो सभी टेस्ट करवाने की उसको अनुमति देते हैं। और टेस्ट कराने के लिए बाद में फिर टेस्ट कराने के बाद हम उसका एचआईवी डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, तो उसका पोस्ट टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। वो चाहे नेगेटिव होता है रिपोर्ट या पॉजिटिव होता है या इनडिटरमिनेट होता है, और विंडो पीरियड में भी हो सकता है, तो वो डिस्क्लोज करने के लिए पोस्ट केस काउंसलिंग करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए कोई भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन या कोई भी लेबोरेटरी में उसका एचआईवी का टेस्ट ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसका सोशल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है, और कभी कभी आदमी स्ट्रेस में आ जाता है, आघात में आ जाता है और सुसाइड भी कर लेता है। तो उसका काउंसलिंग के बाद ही टेस्ट करना चाहिए, और टेस्ट करने के बाद काउंसलिंग के बाद ही उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। वो मेरी एक सलाह है खास तौर पर। आगे हम देखते हैं, ये सभी मैंने लक्षण यानी कि सिंड्रोम बताए, और कैसे कैसे सिंड्रोम जातीय रोग यानी कि संक्रमित होते हैं, तो उसका हम आगे आपको स्लाइड के जरिए बताएंगे। एनोरेक्टल एसटीआई सिंड्रोम। एनोरेक्टल यानी कि एनल गुदा मार्ग में जो एसटीआई होता है, जो एमएसएम कम्युनिटी बोलते हैं, जो मेल टू हैविंग सेक्स विद मेल यानी कि मेल टू मेल सेक्स करते हैं, उसे एनल सेक्स करने से उसको एसटीआई का सिंड्रोम हो सकता है। और वो कैसा होता है, तो ये चित्र में वो पिक्चर में बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो भी एक एसटीआई का ही। बाद में आता है पेनफुल स्क्रूटल स्वेलिंग, यानी कि जो वृषण होता है पेनिस के डाउन नीचे होता है, उसका भी इन्फेक्शन होता है, तो वृषण कोथड़ी का सूजन होता है, तो वो सूजन को पेनफुल यानी कि वो टच करने से पेन होता है, पेनफुल स्क्रूटल स्वेलिंग बोले जाता है, वो उसका सिंड्रोम है। इंग्वाइनल विवो सिंड्रोम, मैंने बोला जांघ की मूल में सूजन आ जाती है, यानी कि लसिका ग्रंथि में सूजन आती है, और लसिका ग्रंथि की साइज बड़ी होती है, तो वो उसे इंग्वाइनल विवो बोलते हैं। आगे यूरेथ्रल डिस्चार्ज। यूरेथ्रल डिस्चार्ज यानी कि यूरिन में से जो पेशाब आने की जगह वो मवाद निकलता है, इसको यूडी बोलते हैं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज सिंड्रोम। क्लिनिक जेनाइटल अल्सर सिंड्रोम, जेनाइटल एरिया में अल्सर होता है, यानी कि चांदा होता है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे अल्सर हो जाते हैं, वो पानी भरा हुआ अल्सर भी होता है, खुला अल्सर भी होता है। बैक्टीरियल वजाइनाइटिस, वो ज़्यादातर गायनेट्रिशन में देखना मिलता है, जो वजाइनल एरिया से बैक्टीरियल ग्रोथ होने से वजाइनाइटिस नाम का बीमारी है। जेनाइटल हर्पीस, जो जेनाइटल एरिया है वो भाग में खुलिया होती है, वो जेनाइटल हर्पीस बोलते हैं, और उसका भी डॉक्टर जांच करने के बाद, उसका डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। प्राइमरी हर्पीस, ये पिक्चर में बताया हुआ है, धीरे धीरे आगे आप देख रहे हो। सेंक्रोइड, जो योनि के अंदर भी इन्फेक्शन होता है, अल्सर होता है, वो कैसा है वो डायग्नोस करने के बाद ही उसे मालूम पड़ता है कि सेंक्रोइड का अल्सर है, कौन सा है वो। प्राइमरी जेनाइटल हर्पीस। सिफिलिस का अल्सर होता है, सिफिलिस का अल्सर। प्राइमरी सिफिलिस कैंडिडोलोमा। नॉर्मल सर्विक्स, જ્યારે સર્વિક એક્ઝામિનેશન કરીએ ત્યારે નોર્મલ સર્વિક્સ આ પ્રમાણેનું એનું એક્ઝામિનેશન દેખાતું હોય છે। एक्टोपी, सर्वाइकल इन्फेक्शन, जो मैंने बोला सीडी सर्वाइकल इन्फेक्शन, वो जो वजाइनल में से इन्फेक्शन आता है वजाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन सर्विक्स में से जो निकलता है पानी
उसे सर्वाइकल इन्फेक्शन बोलते हैं। हर्पेटिक ट्राइकोमोनासिस वजाइनिटिस, कैंडिडियासिस, स्वाब टेस्ट जो बताया अल्सर, उसका स्वाब लेते हैं और उसका टेस्ट करके बाद में पता चलता है वो कौन सा अल्सर है, वो उसका मेथड बताया हुआ है। ये पॉजिटिव स्वाब टेस्ट है। With clearly phenyl papule, fixed during drug, gonococcus urethritis, non-gonococcus urethritis, syncoid with penis, penile ulcer, inguinal leukocytosis, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस में हाथ में भी चकामे हो जाते हैं और उसको भी एग्जामिन करना पड़ता है डॉक्टर को। सिफिलिस का अल्सर ऐसा होता है, सैंकोइड का अल्सर वाइट अल्सर होता है। सैंक्रोइड प्राइमरी जेनिटल हर्पीस, सैंक्रोइड प्राइमरी हर्पीस, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल हर्पीस वेस्क्युलर लीसन, रिकरंट जेनिटल हर्पीस, रिकरंट ફરીથી હર્પીસ થવાના ચાન્સીસ રહેલા છે। જેનાઇટલ વાર્ડ્સ મસા કઈ જેનાઇટલ એરિયામાં થતા એને વાર્ડ્સ કહેવાય છે। स्क्रोटल स्वेलिंग तो पेशाब में नीचे जो वृषण कोथड़ी जो बोलते हैं उसे स्वेलिंग हो जाता है तो स्क्रोटल स्वेलिंग बोलते हैं। स्क्रोटल स्वेलिंग का वो दूसरा उदाहरण है, वो साइज बताई जा रही है 6 इंच। एलजीबी एग्जामिन करते हैं, ऐसे दिखता है एग्जामिन। एनल वाश, हर्पीस, ये सब STI/RTI का नॉलेज मैंने आपको दिया है। STI/RTI का काउंसिलर है, मैं कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं हूँ, मगर वो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से मैं आपको मेडिकल की वर्ष में बताया। मेरा मातृभाषा गुजराती है, फिर भी मैंने आपको हिंदी में बोलने की कोशिश की है। मेरी वर्ष से कोई तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर आपको कुछ भी ज़्यादा जानना है तो मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दिया है, आप नोट करना है तो कर लो। नाको लिए और एक एप्लीकेशन है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इसमें सभी भाषा में वो एप्लीकेशन को हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखेंगे तो वो सभी लैंग्वेजेस आते हैं, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, पंजाबी होती है, गुजराती, मराठी, उर्दू, सभी लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनाई बहुत अच्छी है। उसमें वो हिंदी देखना है तो हिंदी में कर दो तो हिंदी में दिखेगी, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश कर दो तो अंग्रेजी में हो जाएगी। तो ऐसे एप्लीकेशन को आगे देखते हैं तो उसके बारे में वो बताया हुआ है और एडवर्टाइज भी देते हैं कॉन्डम की और सभी को कॉन्डम यूज़ करने की।
उसके बारे में बताया हुआ है, एप्लीकेशन नाको के बारे में। HIV किसको होता है वो बताया हुआ है। HIV का सेवा केंद्र कहाँ कहाँ पर है, मैंने बताया कि नज़दीकी अस्पताल में जाओ, मगर कौन सी हॉस्पिटल में, तो वो भी वहाँ पर लिस्ट बताया हुआ है। मिथ्स और मिसकंसेप्ट यानी कि तथ्य, जो वो बहुत अच्छा है, वो हम देखते हैं। जैसे कि मिसकंसेप्ट क्या है, HIV हाथ मिलाने से, गले लगने से, दोस्त बनने से, खाने पीने से, अध्ययन करने से, काम करने से, कपड़े साझा करने से, या HIV पॉजिटिव वाले घर में रहने से HIV फैलता है, वो मिसकंसेप्ट है। तो एक आगे देखते हैं कि यहाँ क्लिक करो तो ये असत्य है, ये गलत है। सच क्या है तो वो बताया, देखभाल करने से, हाथ मिलाने से, मित्रता करने से HIV कम फैलता नहीं है। जैसे आगे भी हम देख सकते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, तो ऐसे देख रहे हम तो क्या क्या प्रश्न होते हैं। HIV क्या है तो उसको हम देखो तो HIV के बारे में दिखा जाएगा। एड्स क्या है तो वो एड्स के बारे में दिखाएगा। क्षय रोग क्या है, HIV के साथ जी रहे लोगों को क्या है, HIV कैसे फैलता है या कैसे संक्रमित होता है, तो वो भी देख सकते हैं हम पूरे। HIV महामारी कितना गंभीर है, इसे क्यों इतना गंभीर माना जाता है, तो उसकी क्या वजह है वो भी दिखेगा। क्या एक टैटू या शरीर वेदन के माध्यम से HIV हो सकता है, तो उसका दिखाया है। यानी कि सब सवाल का जवाब ये एप्लीकेशन दे रही है। आगे मीडिया जिंगल, वो भी देख सकते हैं हम, वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो से हम देख सकते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो में काफ़ी सारा मैसेज दिया जा रहा है, एक अच्छी आदत कैसे हो सकती है, एक बुरी आदत क्या होती है, वो सभी का उस वीडियो में नॉलेज या मैसेज दिया जा रहा है। वो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है, तो उससे हम देख सकते हैं आगे। और आगे है सोशल आउटरीच, वो फेसबुक है, ट्विटर है, वो सब के हम साथ हम जुड़ सकते हैं नॉलेज के लिए। खेल, तो हम खेल भी कर सकते हैं, यानी कि वो गेम भी उसके HIV के जानकारी के लिए हो सकती है इसमें। आगे है सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं क्या है, उसके HIV को ग्रसित व्यक्ति को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, तो योजनाएं का लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। HIV एड्स का अधिनियम यानी कि कानूनी रक्षण संरक्षण क्या है, तो वो कानूनी संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया है। वो पॉलिसी ले सकते हैं या क्या पॉलिसी है उसकी, जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में क्या है, क्या कानून है, गोपनीयता का सिद्धांत क्या है, वो सब इसमें दिया गया है। प्राइवेसी है, इंफॉर्मेशन है, सभी एक्ट का नॉलेज दिया गया है। नार्को टोल फ्री हेल्पलाइन जो बोलते हैं 1097 नंबर, वो उसका वो दिया गया है। 1097 नंबर कॉल करो, सब माहिती उसमें मिलेगी, सब क्वेश्चन करना है, फ्री में जानकारी देंगे। और अधिसूचना, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है। आप सभी लोग, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सभी माहिती को आप अपने अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मेरा लेक्चर अटेंड किया, फिर से आपको थैंक यू बोलता हूँ। और बार बार हम मिलेंगे ऐसे नए सब्जेक्ट के साथ। तो मैं महेश कुमार जाला आपसे रजा मांगता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।